ओके, सो सेकंड मेथड जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ बेसिकली द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स में हमने कहा कि आप क्या करते हो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के जितने पैरामीटर्स होते हैं आप उन पैरामीटर्स को बराबर इक्वलेंट कर लेते हो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ मूवमेंट्स के बराबर। ओके, मिसाल अगर 2 पैरामीटर्स हैं तो हम फर्स्ट 2 मूवमेंट्स के इक्वलेंट उनको करेंगे। अगर 3 पैरामीटर हैं तो 3 पैरामीटर मूवमेंट्स के इक्वलेंट होंगे। 1 है तो 1 के इक्वलेंट कर लोगे, ठीक है। और मूवमेंट को भी मैंने आपको डिफाइन किया कि मूवमेंट क्या क्या होता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। jth मूवमेंट है तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर j, और हमने कहा जितने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन को उतने मूवमेंट्स के इक्वलेंट करते हुए हम उन पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। लाइक सपोज जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पैरामीटर क्या है, लैम्डा, राइट, ठीक है। अब क्योंकि एक ही पैरामीटर है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वलेंट कर लेते हैं फर्स्ट मूवमेंट के। सो फर्स्ट मूवमेंट किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि आपका मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर के, क्योंकि एक पैरामीटर है तो इट मीन के की वैल्यू ऑफ 1, तो दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है, दैट मीन एवरेज वैल्यू बार, एक्स बार, राइट। सो क्योंकि n वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे, x बार विच इज इक्वल टू मूवमेंट 1, ठीक है। सो मूवमेंट 1 मीन्स समेशन एक्स आई ओवर n, ठीक है जी, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ गया जी, फर्स्ट मूवमेंट म्यू 1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फर्स्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंगली x बार विच इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। क्योंकि हमारे पास जो मीन वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 ओवर लैम्डा के, ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, विच वुड बी इक्वल टू 1 ओवर एक्स बार, राइट। सो दैट मीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स भी जो एस्टिमेटर है वो 1 ओवर एक्स बार है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में मेथड ऑफ मूवमेंट्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड के अकॉर्डिंगली एस्टिमेटर सेम हो सकते हैं, बट कुछ के अंदर इनके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है वो ज़्यादा पावरफुल मेथड या ज़्यादा पावरफुल टूल है टू कंप्यूट आउट द एस्टिमेटर वैल्यू कंपेयर टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सको क्योंकि एनालिटिकली उसको सॉल्व करना टफ हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हम मेथड ऑफ मूवमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, इसी तरीके से ठीक अगर हम मेथड ऑफ मूवमेंट्स को यूज करें टू कंप्यूट आउट द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वी नो दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर है, म्यू एंड सिग्मा। सो हम क्या करेंगे, हम इनके पैरामीटर्स को इक्वलेंट कर लेंगे किनके, फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट्स के। फर्स्ट और सेकंड क्यों करने, क्योंकि 2 पैरामीटर्स हैं। सो जो फर्स्ट पैरामीटर है वो फर्स्ट मूवमेंट के बराबर आ गया, ठीक है जी। जो सेकेंड मूवमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, क्योंकि वेरियंस जो है वो बराबर किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर के, राइट। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर के, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन 2 इक्वेशंस को यूज करना है और हमने इसको सॉल्व करना है। सो हमारे पास म्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है एक्स बार के, और एक्स बार बराबर होता है सम ऑफ एक्स आई ओवर एन के, जबकि म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन के, ठीक है। ये जो है वो बराबर है समेशन एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन के।
सो x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू x बार। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाई करके सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मेरे पास सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, ये वाला म्यू जो है वो उधर चला जाएगा, और म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की विच इज इक्वल टू x बार के यहाँ पे। तो उस x बार को हम म्यू की जगह पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, समेशन एक्स आई, समेशन एक्स आई का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे जो एक्स बार का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, एन समेशन एक्स आई के। ठीक है, ठीक है। सो राइट, सो हमारे पास सॉरी, बेसिकली हमने हमने ये बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने बेसिकली इस समेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। सो हमारे पास यहाँ पे एन एक्स बार का स्क्वायर होगा, और ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन एक्स आई ओवर एन। सो ये वाला बेसिकली एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे सिंगल एन बच जाएगा, और आपके पास जो फार्मूला बेसिकली वो बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल का स्क्वायर ओवर एन के। ठीक है, सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, दैट वुड बी इक्वल टू दिस विच इज अगेन इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। ओके, सो अब हमें अगेन देखिएगा कि जब हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के जरिए सॉल्व किया था, उस वक्त भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर का एस्टिमेटर आया था वो आया था एक्स बार, और जो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर आया था वो आया था कैपिटल एस स्क्वायर। जबकि मेथड ऑफ मूवमेंट्स में भी यही आपके पास आंसर्स आए हैं। सो अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में ये इक्वल आए। ठीक है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली एस्टिमेटर का आंसर कुछ और आ सकता है, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के जरिए कुछ और आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से जो ज़्यादा पावरफुल है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। लेकिन समटाइम्स हम उसको यूज़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उसको एनालिटिकली उसके ज़रिए सॉल्व करना मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये मैं गैमा डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, मैंने क्या किया, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का ये फंक्शन है, जब हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बना रहे हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह नीचे जो गैमा फंक्शन है ना, ये बहुत टफ है इसको एनालिटिकली सॉल्व करें, क्योंकि ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई थिंक सो 0 टू इन्फिनिटी टी पावर समथिंग करके कुछ होता है। ठीक है, सो इसको फिर एनालिटिकली सॉल्व करना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के अकॉर्डिंगली काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो उसका दूसरा तरीक़ेकार के या तो आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, मीन हर वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करके आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, या आप क्या कर सकते हो, आप मेथड ऑफ मूवमेंट्स की हेल्प ले सकते हो। क्योंकि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट के इसको इक्विवेलेंट रखते हुए हम इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट को जब इक्विवेलेंट रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, म्यू वन जो है वो बराबर होता है m1 विच इज़ इक्वल टू बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के, और जबकि म्यू टू जो है वो बराबर होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन के। ठीक है, सो दैट मीन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई, इसको उन्होंने कहा हुआ है m1। तो मेरे पास बेसिकली अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया m1, और m2 बराबर आ गया इसके, और यहाँ से हमने इनको इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर लिया अल्फा एंड बीटा के, राइट। राइट सर। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बेसिकली क्या है, m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि m1 जो है वो बराबर होता है एक्स बार के, सो इट मीन एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 किसके बराबर होता है, m2 बराबर होता है जी समेशन x का स्क्वायर ओवर n के। ठीक है, माइनस m1 का स्क्वायर, दैट मीन m1 अगेन बराबर होता है x बार के, सो x बार का स्क्वायर। सो ये आपकी अल्फा की वैल्यू है। ठीक है,
इसी तरीके से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बीटा है आपके पास m2 बराबर होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n के माइनस m1 का स्क्वायर, इट मीन एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर, और नीचे है आपके पास m1 दैट मीन एक्स बार। सो ये आपके पास बराबर आ जाएगा बीटा के, ठीक है। राइट सर। मेथड ऑफ मूवमेंट्स आप क्या कह रहे हो बच्चे? नहीं बच्चे, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और मेथड ऑफ मूवमेंट्स दोनों के दोनों मेथड जो हैं वो पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपने अगर कैलकुलेट करना है तो आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड के जरिए एनालिटिकली इसको डिफरेंशिएबल नहीं है ये, इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के जरिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत टफ है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिवली मेथड ऑफ मूवमेंट को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसकी क्लोज फॉर्म कैलकुलेट कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन मैंने को ये बताया कि कोशिश ये करें कि अगर आप जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को यूज करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हो, सो प्रेफर आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को मेथड को ही करना है, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है कंपेयर टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स, राइट। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम सर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस, सॉरी जी 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 बोले सर, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस के जो हम पैरामीटर्स हैं वो फिर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड से ही कर सकते हैं। बिल्कुल, वो प्रेफरेबल मेथड है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड है। रीज़न क्या है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का जो वेरिएंस होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है कंपेयर टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स के एस्टिमेटर के, राइट सर। ठीक है ना। हमने शुरू में प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि वो आपकी जो एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट होने चाहिए। सो अब अगर हमने एक एस्टिमेटर निकाला मैक्सिमम लाइक्लीहुड के जरिए, एक हमने निकाला मैक्सिमम मेथड ऑफ मूवमेंट्स के जरिए, अब वो अगर डिफरेंट आते हैं, राइट, सो जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड के जरिए आपने एस्टिमेटर निकाला होगा उसका वेरिएंस जो है वो कम होगा कंपेयर टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स के, मीन वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसलिए कहा जाता है कि आपने जब भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करना है सो प्रेफर क्या करोगे, आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर प्रेफर करोगे कंपेयर टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स। लेकिन ऑब्वियसली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के बारे में हमने कहा कि समटाइम्स उसको एनालिटिकली सॉल्व करना टफ हो जाता है, तो देन फिर आप मेथड ऑफ मूवमेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, राइट। दोनों के दोनों जो मेथड है बेसिकली दोनों के दोनों मेथड का ऑब्जेक्टिव एक ही है, मकसद एक ही है कि वो क्या करते हैं कि वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को एस्टिमेशन करने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो हम इन दोनों मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की एस्टिमेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, ओके। राइट ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों ने करना ये है कि अब एटलीस्ट जितनी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं आप लोगों ने इन दोनों मेथड को यूज़ करते हुए कम से कम 4 डिस्ट्रीब्यूशंस के आपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, कोशिश करना आसान आसान से कोई उठा लो, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ओके, ये वाला जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक मुझे आपके उन नोट्सों में नहीं मिला था बिल्कुल भी,